नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका के टेक्सास में बंदूकधारी ने अस्पताल में लोगों को बनाया बंधक। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। पेरिस में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी एकता रैली आज। ब्रिटेन समेत 40 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। फरवरी में पहले विदेश दौरे में भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पर श्रीलंका में मुकदमा चलाने का ऐलान। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन आज से। जॉन केरी, बान की मून समेत 35 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को लिखी चिट्ठी। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मांगे सुझाव। पहले आपको बता दें कि खबर आ रही है कि अमेरिका के टेक्सास में एक अस्पताल में हथियार की नोक पर कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। टेक्सास पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और बंदूकधारियों की संख्या और फंसे हुए लोगों को सही संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। हैरिस काउंटी शेरिफ के दफ्तर से जारी ट्वीट के मुताबिक बंदूकधारी ने अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कुछ मरीजों को बंधक बनाया हुआ है। और जैसे इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल रुख फ्रांस का, जहां दहशत फैलाने वाले मारे गए लेकिन खतरा बरकरार है। पेरिस पुलिस हमलावरों के साथियों की तलाश कर रही है। शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने मंत्रियों की आपात बैठक करके सुरक्षा हालात की समीक्षा की। वहीं आज पेरिस में फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी रैली होने जा रही है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर समेत यूरोपीय यूनियन देशों के नेता शामिल होंगे। फ्रांस के लगभग हर शहर में लोगों ने मौन जुलूस निकाला। हर कोई अपने तरीके से शार्ली एब्डो का समर्थन कर रहा था। इनके मौन में आतंकवाद के लिए एक साफ संदेश था कि गोलियां उनकी आत्मा और उनकी सोच को कभी नहीं मार सकती। फ्रांस के पेरिस, मार्सिले, लिल्ले, टुलूज जैसे छोटे बड़े सभी शहरों में लोगों का मौन जुलूस आतंकवाद के मुंह पर एक तमाचा था। पेरिस में प्लेस द ला रिपब्लिक में रखे गए ये मार्कर, कलर और पेंसिल शार्ली एब्डो पर हुए हमले के बाद अवज्ञा का प्रतीक बन गए हैं। न्यूयॉर्क, लंदन और जर्मनी में भी बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए। Battu par ce qui s'est passé et puis on se serait pas senti citoyen si français si on n'était pas là aujourd'hui. लाखों की संख्या में लोगों की सड़कों पर निकलने से फ्रांस सरकार के सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आज पेरिस इतिहास की सबसे बड़ी रैली का गवाह बनेगा। आतंक के खिलाफ होने वाली आज की रैली में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल समेत 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। सरकार ने आशंका जताई है कि इस रैली पर हमला हो सकता है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना और पुलिस मुस्तैद है। Que nous prenons pour assurer le bon déroulement d'une manifestation qui doit permettre dans le recueillement, dans le respect à tous les Français qui souhaitent s'y rendre. फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जिसके चलते यहाँ नस्ली हमलों की आशंका और भी बढ़ गई है। हमलों की आशंका के चलते अल्पसंख्यक अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। शार्ली एब्डो हमले में मारे गए एक पुलिसकर्मी के परिवार ने लोगों से बदला लेने के लिए हमला न करने की अपील की। वहीं जर्मनी के ड्रेस्डन में लोगों ने नाच गाकर रंगभेदी हमले न करने की गुहार की। फ्रांस में हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए अलकायदा ने ऐसे हमलों की चेतावनी दी है। निदाल हसन मिन तुल्लाबी व अना अतशर्रफ बिज़ालिक, अतशर्रफ अन यकून अमसाल निदाल हसन मिन तुल्लाबी मा क़ाम बिही हुवा अमल बुतूली। इस बीच पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो मारे गए 3 आतंकवादियों के साथी हो सकते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में हाई अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ और देश की बड़ी खबरों की बात करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद आज से गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे समेत कई विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, आर्थिक संबंध और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 13 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी शिरकत करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू हो रहा है।
3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले शनिवार को गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने और जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा आपसी भागीदारी बढ़ाने पर बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने आए ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों और नेताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा की। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री जे पाइशोशिंग्शी से मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल के जरिए रक्षा और खनन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। अमेरिका पहली बार इस समिट में पार्टनर देश के तौर पर जुड़ रहा है और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनका जोर भारत अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि वो भारत में अमेरिकी निवेश और साझेदारी को बढ़ाने के मौजूदा अवसर पर बात करेंगे। 4 दिन की भारत यात्रा पर शनिवार को दिल्ली पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून आज वाइब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से कारोबारी गुजरात पहुंच रहे हैं। उद्योग जगत भी वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को लेकर उत्साहित है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गया है, जहां पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को गुजरात के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसका एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और गुजरात का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखें तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। गुजरात में निवेश को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसके बाद से हर 2 साल में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे बिजली, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और 2022 तक गरीबों को घर देने का वादा किया। रैली में पार्टी शासित हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत कई केंद्रीय नेता और मंत्री मौजूद थे। जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ अपना भाषण शुरू किया और मतदाताओं से बीजेपी को स्पष्ट जनादेश देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया और दिल्ली को जनरेटर मुक्त बनाने की बात कही। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 2022 तक झुग्गी मुक्त बनाने की बात भी कही। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता। मोदी ने पानी से जुड़ी दिल्ली की चिंताओं को दूर करने का वादा किया और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। अनु दीवान के साथ विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने में माहिर करार दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार उनकी पार्टी की लोकप्रियता से डरी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता, हमको गवर्नेंस भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान से चुनावी बिगुल फूंक दिया। मोदी ने आम आदमी पार्टी को झूठ की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की व्यवस्था बिगाड़ने वाला बताया। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं
जो खुद कहे कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं। वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि बीजेपी सरकार को प्रशासनिक तौर पर अक्षम करार दिया। एक चीज जो साफ साफ आज रैली से निकल के आई कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने राजधानी में कांग्रेस के 15 साल के शासन पर भी सवाल खड़े किए। 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे, लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस देश के गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। इनकी सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हमेशा उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि किसको लोन सैंक्शन कराया जाए, किस बड़े व्यक्ति को कर्जा दिलाया जाए, दूसरे देश के बैंकों से कर्जा दिलाया जाए। 7 महीने की केंद्र की सरकार और 4 राज्यों में अच्छे चुनावी नतीजों के बाद अब दिल्ली की बारी है लेकर बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया। लेकिन क्या यही मोदी मैजिक भी दिल्ली में कायम रहेगा? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अपने सहयोगी विशाल दहिया के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चुनावी पराजय से उबरने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के पुनर्गठन के मकसद से एक ब्लूप्रिंट की रूपरेखा तैयार की। इसके जरिए पार्टी की सामाजिक आर्थिक नीतियों को नया कलेवर दिया गया है। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। उनसे कहा गया है कि वो पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करके 3 मुख्य मुद्दों पर आम सहमति तैयार करें। ये मुद्दे हैं कांग्रेस की विचारधारा, संगठनात्मक सुधार और समाज के सभी वर्गों में पार्टी का जनाधार बढ़ाना। हर स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने की कवायद भी की जा रही है। सोनिया गांधी ने पार्टी की राज्य इकाइयों से राय मांगी है ताकि कार्रवाई के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा सके। वो चाहती हैं कि मार्च में संभावित रूप से होने वाले एआईसीसी के अगले सत्र में इसे मंजूरी दिलाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। पार्टी ने 11 पन्नों का एक नोट भी वितरित किया है। इसमें करीब 450 नेताओं के साथ पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विचार विमर्श के दौरान सामने आए सुझाव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि यूपी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कुछ गलतियों की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कमजोर हुआ है और इसे मजबूत करने के लिए संघर्ष की जरूरत है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जनता परिवार से अलग होकर बने दलों के विलय का काम सही दिशा में चल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद किया। इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी मौजूद थे। बैठक में प्रस्तावित दल के ध्वज और पार्टी सिंबल के बारे में चर्चा हुई है। नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि विलय के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए देवेगौड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से भी औपचारिक बैठक होगी। इसके अलावा जनता दल की पुरानी पार्टियां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। नीतीश कुमार के मुताबिक सभी नेताओं से बात करके साझा रैली का दिन तय किया जाएगा। मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया हुआ है, तो उसी काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में हम लोग आज बैठे थे। किस काम को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग बैठे, मिले नेताजी से और उनसे आग्रह किया कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और एक तरफ कई समस्याओं पर देश जूझ रहा है सरकार से, केंद्र के सरकार ऑर्डिनेंस से लेकर के सारी चीज़ों को। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी का सिर्फ दक्षिण एशिया के सुरक्षा पर ही असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के सुरक्षा हालात पर भी असर पड़ने की आशंका है। दिल्ली में भारत अमेरिका रणनीतिक वार्ता में राजनाथ सिंह ने ऐसी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत नाटो सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान में 13 साल सुरक्षा मोर्चा संभालने के बाद नाटो सैनिकों ने अफगान सुरक्षा बलों को पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 31 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी हुई थी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट होने की जरूरत को दोहराया।
भारत को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और सीमाई अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को ये बात कही है। उन्होंने सीमा पर बार बार हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघन और हाल में तटीय इलाकों में घुसपैठ पर गंभीर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए विकास के साथ ही सुरक्षा के कदमों की दोहरी रणनीति के जरिए काबू पाने पर जोर दिया। राज्यपालों और उपराज्यपालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए नए साल के संदेश में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जिन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध है। सीमाओं के प्रति लापरवाह होकर आनंद लेने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। राष्ट्रपति ने राज्यपालों को संविधान के तहत मिले अधिकारों की रक्षा और राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम करने की याद दिलाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। पुणे के शैक्षिक संस्थान MIT में 5वीं छात्र संसद में उन्होंने कहा कि इस सदी में राजनीति का अर्थ प्रगति और विकास है, जिसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में अच्छे लोग होने से ही राजनीति सुधरेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अहम खबर झारखंड से। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन ऑपरेशन में 13 महिलाओं की मौत के बाद भी सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ताजा घटना झारखंड की है, जहां चतरा जिले में टॉर्च की रोशनी में 44 महिलाओं के ऑपरेशन का मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना में कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े हुए हैं। चतरा जिले के पथलगड्डा स्वास्थ्य केंद्र में दर्द से कराहती महिलाओं को देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। पहले तो डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया, फिर एक ही कमरे में सभी को छोड़ दिया गया। अभी तक कोई डॉक्टर के नहीं मुंह देख रहे हैं। सब मरीज दर्द से हो रहा है, इन्हें उन्हें अलर्ट रहा है। मरीज है से अपना दर्द से एकदम व्याकुल है, बेड भी मांगा से होने दिया है। डॉक्टरों ने अस्पताल में कुव्यवस्था की बात तो मानी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन से इनकार किया। ओटी में बल्ब जल रहे थे, 3 बल्ब जल रहा था और एक ओटी लैंप उन लोगों के साथ था, सूर्या क्लिनिक के साथ। एक बल्ब उसमें फ्यूज किया था मोमेंटरी, कुछ मिनट के लिए, तो उसको लोग रिप्लेस कर दिया। दरअसल परिवार नियोजन शिविर के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कैंप का सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होना चाहिए। एक दिन में एक मेडिकल टीम 30 से अधिक ऑपरेशन नहीं कर सकती। एक चिकित्सा उपकरण से 10 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। एक ऑपरेशन के बाद चिकित्सा उपकरणों को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा में चतरा से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भोक्ता ने यह मामला उठाया तो खुद उनकी सरकार को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। नसबंदी टॉर्च की रोशनी में कराई गई है और सीएस का कहना है कि शिविर लगाकर कराया जाना था, लेकिन मैं समझता हूं कि किसने आदेश दिया इसके नसबंदी कार्यक्रम को करने के लिए। सरकार इसको गंभीरता से लेती है और इसके लिए जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्षी दल सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें जो भी डॉक्टर दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एनजीओ ने ये नसबंदी की शिविर लगाए थे उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गरीब महिलाओं के साथ यह हो उनकी देखरेख होनी चाहिए। झारखंड में इन दिनों परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। चतरा जिले में 3000 महिलाओं के परिवार नियोजन के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। आधे ऑपरेशन हो भी चुके हैं, लेकिन इस घटना से सबक लिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोलकाता में शनिवार को बैग में रखे देसी बम में हुए विस्फोट से 2 बच्चे जख्मी हो गए। ये धमाका दमदम छावनी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। रेलवे पुलिस के मुताबिक बच्चों को खेलने के दौरान एक लावारिस बैग मिला, जिसमें रखे टिफिन को खोलने के दौरान बम विस्फोट हुआ। इन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना की खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर रवाना हुआ। छावनी रेलवे गेट नंबर 2 के पास एक बैग में 2 और बमों की बरामदगी हुई है।
बात मौसम की। उत्तर भारत में सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से करीब 98 ट्रेनें देर से चल रही हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी नागपुर और विदर्भ इलाकों में ठंड का बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर पाले से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये नजारा है उत्तरी कश्मीर का, जहां ठंड से डल झील जम गई है, जिससे शिकारें नहीं चल पा रही और लोग ठंड से निजात पाने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब मौसम का ये खुश्कसाली हो गई तो इससे ज्यादा बीमारी हो गई। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उसके खांसी है लग रही है इस वक्त। बहुत मुश्किल से इस वक्त ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। कांगड़ी लगाते हैं अंदर, बुखारी जलाते हैं, सब कुछ है, मगर मौसम का अभी कोई उम्मीद नहीं है। ठंड और कोहरे से लोग घरों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिससे हमेशा भरी रहने वाली बसें अब खाली नजर आ रही हैं। बस परिचालक सवारियां न मिलने से परेशान हैं। ठंड का फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। पाला लगने से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने 4 एकड़ टमाटर लगा रखा है और ये पूरे कोहरे ने काला कर दिया है। बिल्कुल कोई दाना कामयाब नहीं है। झुलस गया जैसे आग लगा दी खेत पर, पूरा चौपट हो गया। ये खेत में आने का मन ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग आगे में तब आ गया, नहीं तो आने की कोई कतई इच्छा ही नहीं है। अब ऐसे में आगे क्या करें। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके समेत नागपुर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। ये नागपुर में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का सिलसिला 14 जनवरी के बाद थमने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना अगले महीने भारत आएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरिसेना के राष्ट्रपति बनने पर फोन पर उन्हें बधाई दी थी और भारत आने का न्योता भी दिया था। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता रजित सेनारत्ने के मुताबिक राष्ट्रपति फरवरी की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे। शनिवार को सिरिसेना ने कार्यभार संभाल लिया और अपने कार्यकाल के पहले ही उन्होंने सद्भावना के तौर पर श्रीलंका की हिरासत में मौजूद सभी भारतीय मछुआरों की रिहाई का फैसला किया। वहीं जब्त की गई भारतीय नौकाओं के बारे में जल्दी फैसला लिए जाने की बात कही है। श्रीलंका की नई सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में वांछित LTTE के शीर्ष नेता के खिलाफ भी मुकदमा चलाएगी। इससे पहले शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने श्रीलंका की नवनिर्वाचित सरकार को अपने संविधान के 13वें संशोधन को लागू करके तमिल मूल के लोगों की इच्छा पूरा करने की बात कही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाए जाने के निर्णय को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से ब्रिटेन के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। कैमरन में भारत को विश्व की उभरती शक्तियों में से एक माना है और दोनों देशों को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हादसे का शिकार हुए एयर एशिया के विमान का पिछला हिस्सा समुद्र से निकाल लिया गया। 3 दिन की कोशिशों के बाद गोताखोरों ने इस हिस्से को पानी से खींच निकाला। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त ब्लैक बॉक्स का अब तक ये नहीं मिल पाया है और माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से से अलग हो चुका है। अब तक समुद्र से 48 शव निकाले जा चुके हैं। अमेरिका में बर्फीली हवाओं का कहर जारी है। कई जगहों पर पारा -20 डिग्री से लेकर -53 डिग्री तक चला गया है। लोग हफ्तों से घर और गाड़ियों में फंसे हुए हैं। कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और व्यापक पैमाने पर राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। ये नजारा है अमेरिका के डकोटा शहर का, जहां बर्फ की मोटी चादर ने सड़क, घर और कारों को अपने आगोश में ले लिया है। आमतौर पर अमेरिका में ऐसी ठंड और बर्फबारी जनवरी में ही होती है, पर इस बार अक्टूबर से जारी बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। इसे बिन मौसम बर्फबारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरे देशों से हॉलिडे मनाने आए सैलानी भी उम्मीद से विपरीत इस मौसम से खास खुश नहीं हैं। I was not prepared. Like, all these clothes are borrowed. I don't have anything in my suitcase except a couple long sleeve shirts, so it was difficult. ये नजारा है नॉर्थ डकोटा शहर का, जहां मशीनों से जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। कई ऐसे शहर भी हैं जहां आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है। इस बार वहां भी बर्फबारी का प्रकोप आया है। मौसम इतना सख्त हो गया है कि लोगों को चिताया जा रहा है कि शरीर के खुले अंग सिर्फ 5 मिनट में जम सकते हैं।
और 15 मिनट में इतनी सर्दी में रहने से हाइपोथर्मिया और दिल के दौरे से जान जा सकती है। उधर सड़कों पर भी चलना जानलेवा साबित हो रहा है। It looks like that he came out into the travel lane to avoid some of the snow, ice, water that was built up in the road and was struck by the plow. वैज्ञानिकों ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए शिकागो, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और मिनेसोटा जैसे शहरों में घरों से न निकलने की सलाह दी है। सवाल यह है कि आखिर लोग घरों में कब तक कैद रहें? भला बिना घर से निकले जिंदगी की गाड़ी कैसे दौड़ेगी? प्रकृति ने लोगों की जिंदगी को एक सफेद भंवर में फंसा दिया है, जहां से निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात वडोदरा के स्कूली बच्चों की कूची से निकली विश्व शांति की अनूठी पहल की। वडोदरा के करीब 200 स्कूली बच्चों ने लगातार 2 महीने मेहनत करके 190 फीट की पेंटिंग तैयार की है, जिसमें उन्होंने दुनिया को आतंकवाद के खतरों से बचाने और विश्व शांति की अपील की। कलम से निकले शब्द, कूची से निकले रंग, आतंक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। वडोदरा स्कूल के नन्हे कलाकार अपनी इसी ताकत के जरिए पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रहे हैं। बीते साल पेशावर के आर्मी स्कूल के दिल दहलाने वाले आतंकी हमले का दर्द भी इन्हीं नन्हे कलाकारों ने कैनवस पर बखूबी उकेरा है। तो हाल ही में पेरिस पर हुई आतंकी वारदात की व्यथा भी पेंटिंग्स में झलकती है। ऐसा ज़माना है जहाँ पे पीस है और कोई ऐसी मारामारी होती नहीं है, और सब बहुत ऐसे शॉक्ड है कि क्या है ये सब, उनको पता नहीं, उनके लिए एकदम नया है ये, तो वही दिखा रहे हैं इसमें। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। ऑन द विंग्स ऑफ द वाइट एंजल नाम की इस मुहिम में दुनिया को अलग ढंग से देखने के बच्चों के नजरिए को उभारने की कोशिश की गई है। बच्चों ने करीब 2 महीने में ये सभी पेंटिंग्स तैयार की है। आयोजकों की कोशिश है कि बच्चों की बनाई ये पेंटिंग्स दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन के लिए रखी जाएं। अमन की अहमियत और कीमत मासूम बच्चों से ज्यादा शायद ही कोई समझता हो, फिर चाहे वो पेरिस हो या पेशावर। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। अमेरिका के टेक्सास में बंदूकधारी ने अस्पताल में लोगों को बनाया बंधक, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। पेरिस में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी एकता रैली आज, ब्रिटेन समेत 40 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। फरवरी में पहले विदेश दौरे में भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पर श्रीलंका में मुकदमा चलाने का ऐलान। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन आज से, जॉन कैरी, बान की मून समेत 35 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को लिखी चिट्ठी, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मांगे सुझाव।